हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चंपारण टीवी में। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में लगभग हम 2500 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा वो सब PYQ होगा, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस सीरीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। और हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है वो कालीकट में पहुँचता है तो उसका स्वागत किसने किया। आप सबों को पता होगा इसमें से, इस ऑप्शन में से स्वागत किसने किया। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि पुर्तगाली जो यात्री वास्को डी गामा है, इसकी यात्रा कैसे कैसे क्या होती है, कब भारत में पहुंचता है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। लिस्बन से ये 8 जुलाई को 1497 में 4 जहाज़ों के साथ यात्रा शुरू करता है। फिर ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचता है। कब भारत पहुंचता है? ये 20 मई 1498 को। कहाँ पे पहुंचता है? कालीकट। कालीकट जो वर्तमान जो है, वर्तमान में इसको कोझिकोड कहा जाता है, वर्तमान कोझिकोड है, ठीक है। पहुंचता है, फिर इसको स्वागत करता है कौन? जमोरिन। स्वागत जमोरिन करते हैं उनका। जब वास्को डी गामा जमोरिन के दरबार में पहुंचता है, फिर वो व्यापार करने की मांग रखता है और व्यापार में जो है लेकिन व्यापार करने की जैसे ही मांग रखता है, फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो अरब पहले से व्यापार कर रहे थे, उनको जो है उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी व्यापार करने की अनुमति उनको स्टार्टिंग में मिल जाती है जमोरिन को द्वारा। और यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि जो कुछ पुर्तगाली गवर्नर थे उनके बारे में देखते हैं। एक था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ठीक है। इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1505 से लेकर के 1509 तक रहता है। आप सबको पता होगा एक ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल नीति इसको कहा जाता है, नीली जल नीति। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी कौन स्टार्ट करता है? अल्मीरा। इसका उद्देश्य होता है कि जो समुद्र में व्यापार पर नियंत्रण करना, व्यापार पर नियंत्रण, इसको नियंत्रण करने के लिए अल्मीरा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर के आता है। फिर अल्मीरा ही जो है वो 1509 में, इसी के समय में एक युद्ध होता है, दीव का युद्ध। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दीव का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। और ये इसका कुछ उपलब्धि जैसा है कि अरब अरब और मिस्र को हराया, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ब्लू वाटर पॉलिसी, 1509 में दीव का युद्ध। इसके बाद है अल्बुकर्क। अल्मीरा के बाद है, अल्मीरा से पहले एक आया है काबराल, उसको भी याद रखेंगे, काबराल। फिर अल्मीरा आता है, उसके बाद आता है अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क ये 1509 से लेकर के 1515 इसका कार्यकाल होता है। और इसके कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट एक काम का क्या होता है? 1510 में जो है ये गोवा पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और गोवा को राजधानी बनाता है, अधिकार करके उसको राजधानी बना लेता है। ये क्या करता है? अल्बुकर्क के स्थानीय लोगों से विवाह संबंध बनाना स्टार्ट करता है अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए। उसके बाद एक है, अगला है नूनो दी कुन्हा। नूनो द कुन्हा, CUNHA। ये 1529 से लेकर के 1538 तक के बीच में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के समय में जो है एक संधि होता है गुजरात के बहादुर शाह के साथ।
उसके बाद दीव में किला बनाता है ये। और इसके समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक काम होता है निनोरकुना के टाइम पे, कि जो राजधानी जो कोच्चि से बीच में कोचीन चला गया था, कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है। ठीक है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के दिन है, 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस आई थी। ठीक है। 1560 में गोवा में एक धार्मिक न्यायालय बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, धार्मिक न्यायालय। ठीक है। पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। जैसे आप ये चीज़ याद रखिए, PDEDF, पी से पुर्तगाली हो गए, डी से डच हो गए, अंग्रेज हो गए ई से, ऐसे याद रखें, पुर्तगाली, पुर्तगीज, पुर्तगीज, उसके बाद डच, फिर इंग्लिश, फिर ये डेनिस, और ये हो गया फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच। तो याद रखिए PDEDF, पुर्तगालीज, डच, इंग्लिश, डेनिस और फ्रेंच। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। बाद में कैसे जाते हैं, तो 1961 में ये जो है गोवा को छोड़ते हैं, और इस समय भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा जो है वो पुर्तगाली छोड़ते हैं, फिर जाके गोवा को भारत में मिलाया गया था। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था गोवा और पुर्तगाल से रिलेटेड। इसमें जो कुछ भी छूटा होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अगला आगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। सो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया है, जमुरे ने किया है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की। गुरु गोविंद सिंह जो है इनकी खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 में। 1699 में 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1699 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना होती है। खालसा पंथ की स्थापना में 5 प्यारों की घटना सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 प्यारों की घटना का मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 लोगों को अमृतपान करवाया, जिसमें से 5 लोगों का नाम इस प्रकार है कि दया सिंह है, धर्म सिंह है। ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, बट 5 लोगों को अमृतपान करा करके ये खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा पंथ बनाया क्यों गया था, एक्चुअली ये घटना घटती है 1675 में। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। ठीक है, तेग बहादुर को औरंगजेब जो है वो मरवा देता है। ठीक है, औरंगजेब मरवा देता है। उसके बाद क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह ने ये सब घटना देखने के बाद कुछ दिनों के बाद धर्म की रक्षा के लिए खालसा बनाया। ठीक है, धर्म की रक्षा हेतु खालसा बनाया। इसमें खालसा में 5 ककार की बात कही गई है। 5 ककार की बात कही है, जिसमें पहला केस, केस का मतलब बाल ना काटना। जो खालसा में रहेंगे उनको बाल ना काट सकते हैं, बाल ना काटना। दूसरा, कड़ा, लोहे का कंगन पहनेंगे। ठीक है, उसके बाद कंघा, उसके बाद कच्छा है, विशेष वस्त्र है ये, और कृपाण, तलवार रख सकते हैं। देखिए खालसा का अर्थ क्या होता है, खालसा का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध या पवित्र। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि अगर इससे ज़्यादा कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर और आता है बाद में तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल त्रासदी जो 1756 में होता है वो कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? मद्रास, दिल्ली, कोलकाता और पटना। तो ये ब्लैक होल त्रासदी होता है कोलकाता में 1756 को। ये घटना जो है ये कोलकाता के वर्तमान फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम में घटता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं फोर्ट विलियम में घटता है। उस समय राजा था सिराजुद्दौला। ये क्या करता है 20 जून 1756 को लगभग 146 अंग्रेज सैनिकों को फोर्ट विलियम में 18/14 का एक कमरा होता है, उस कमरे में बंद कर देता है। और 3 दिन के बाद जब कमरा खुलता है तो उसमें से 123 लोग मारे जाते हैं। सिर्फ बचते हैं कितने? 23 लोग। उसी जो बचे हुए लोग होते हैं उसमें एक होता है हॉलवेल, एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी है, ठीक है। हॉलवेल बचता है। तो ये घटना है आपका ब्लैक होल त्रासदी का। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि क्या यह घटना जो है पूरी तरह सत्य थी। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कुछ इतिहासकारों में इस चीज़ को लेकर के मतभेद है। कुछ का मानना था कि अंग्रेज जो है वो जानबूझ के इतने बड़े आंकड़ा दिए ताकि उन्हें बंगाल पर कब्जा करने का के रूप में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और कुछ का कहना था कि घटना घटा था बट संख्या बहुत कम थी। और कुछ का मानना था कि घटना घटी ही नहीं थी, सिर्फ अंग्रेज इसको एक प्रोपेगेंडा के रूप में तैयार किए हुए थे। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? अंग्रेज इसके बदला लेने के लिए फिर प्लासी का युद्ध लड़ते हैं। प्लासी का युद्ध होता है इसके बाद। कब होता है? 1757 में, ठीक है। उसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, फिर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करते हैं अंग्रेज, और फिर ब्रिटिश सरकार का जो है वो की नींव पड़ जाती है भारत में। तो ये सारा चीज़ है, देखेंगे फिर इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रामाबाई, ज्योतिबा फुले और राजाराम मोहन राय। तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना करती हैं पंडित रामाबाई जी। कब करती हैं? तो ये स्थापना होता है आपको 1889 में। पहले स्थापना होता है ये बम्बई में, बाद में इसे जो है वो पुणे में शिफ्ट कर दिया जाता है, इसका मुख्यालय, ठीक है। ये स्थापना आखिर होता क्यों है? तो ये स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य ये था कि बाल विवाह को रोकना था। बाल विवाह को रोकना था, ठीक है। और दूसरा बाल विधवा विवाह, बाल विधवा विवाह को रोकना था, बाल विधवा विवाह को रोकना था, ठीक है। तो इन दोनों के लिए रोक करके उन्हें सशक्त बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि वे अपने जो है वो समाज के प्रति जो उनकी समानता लाई जा सके। इस चीज़ को लेकर के पंडित रमाबाई जी ने 1889 में शारदा सदन स्कूल की स्थापना करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी कि मुंबई में कि इलाहाबाद में कि वाराणसी में? इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना जो है वो मुंबई में हुई थी 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज का एक मंत्र है वेदों की ओर लौटो, ठीक है। बैक टू वेदास इनका एक मंत्र है। स्थापना मुंबई में होती है, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक बुक है, बुक का नाम है इनका सत्यार्थ प्रकाश। ये वेद से रिलेटेड बुक है, इनको लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्य समाज जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। जैसे कि आप अगर देखें तो डीएवी जो स्कूल आप लोग देखते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी,
इसकी स्थापना जो है सबसे पहले 1886 ईस्वी में, ये भी स्कूल की जो भारत के कोने कोने में है, लाहौर में स्थापित होता है। और आज जो है वो आधुनिक शिक्षा को लेकर के वैदिक शिक्षा को जोड़ता है और देश के हर कोने में फैला हुआ है ये स्कूल। ठीक है। आर्य समाज की अगर सामाजिक सुधार की बात करें तो आर्य समाज जो है वो विधवा विवाह का समर्थन करता है। इस बात को ध्यान देंगे, आर्य समाज विधवा विवाह को समर्थन करता है, को समर्थन करता है। ठीक है। स्त्री शिक्षा का प्रचार पर ध्यान दिया, प्रचार पर ध्यान देता है। छुआछूत का विरोध करता है और समानता पर बल देता है कि समाज में समानता बनी रहे। तो याद रखेंगे 10 अप्रैल 1875 को स्थापना होती है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट किताब है सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी का, और डीएवी का स्थापना होता है 1886 में। इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, अनंत मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, वहाबी विद्रोह और 1857 का विद्रोह। उसके बाद नील विद्रोह। अनंत मठ जो पुस्तक है वो सबसे पहले लिखा किसने? ये लिखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन लिखते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसको लिखते हैं। ठीक है। और ये जो उपन्यास जो है आनंद मठ, ये मेनली बेस्ड होता है आपका सन्यासी विद्रोह पे। ठीक है। सन्यासी विद्रोह प्लस जो बंगाल में अकाल पड़ता है, जो बंगाल का अकाल होता है 1770 में, इन दोनों के बारे में ये बताता है। कौन? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का इस बुक में इस बात की चर्चा हुई है सन्यासी विद्रोह की और बंगाल के अकाल पे। ठीक है। अब ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ है वो किसने किया है? तो ये जो किए हैं सन्यासी लोग, साधु संत लोग और फकीर लोग, इस चीज़ को, इस सन्यासी विद्रोह को सफल बनाने की कोशिश किए हैं, इसमें भाग लिए हैं। ठीक है। इसमें किसान, जमींदार और आम लोग भी शामिल हुए हैं। ये विद्रोह क्या है, किससे, सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे, सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने की? बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, चंपकराम पिल्लई, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस। तो ये स्थापना करते हैं चंपकराम पिल्लई जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके समय पारित होता है? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है ये पारित होता है लॉर्ड कर्जन के समय। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था जिसे लॉर्ड कर्जन ने लागू किया? इसका जो उद्देश्य है वो ये था कि विश्वविद्यालय जो भी थे उस पर सरकार का नियंत्रण को बढ़ा देना। विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। ठीक है। और दूसरा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार। ठीक है। तो ये दोनों उद्देश्य थे इस इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 को स्टार्ट करने का। हम कर्जन को देखते हैं। कर्जन का जो कार्यकाल था ये था आपका 1899 से लेकर के 1905 तक। और इसके समय में एक सबसे इम्पोर्टेंट घटना घटती है, और ये घटना ये है कि बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे उसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच में फूट डालना है और राज करना है। ठीक है। और इसके बंगाल विभाजन के जो रिजल्ट होते हैं इसके बाद जो क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन में तेजी होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है। और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत होती है
शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा गया? सीमांत गांधी जो है किसे कहा गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन का जो है किस घटना से संबंधित है? हमने अभी बताया स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन से संबंधित है, क्योंकि जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का जन्म होता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, जो सीमांत गांधी जी हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम ये है कि सरहदी गांधी। इनको सरहदी गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको सरहदी गांधी कहा जाता है। उसके बाद इनको बादशाह खान भी कहा जाता है और बच्चा खान भी कहा जाता है। सरहदी गांधी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा एक बार। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? रास बिहारी बोस ने। देखिए यहाँ पे रास बिहारी बोस का नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक नाम है मोहन सिंह भाकना, कैप्टन मोहन सिंह का, कैप्टन मोहन सिंह। ये वास्तविक संस्थापक यही है आज़ाद हिंद फौज के, जो दक्षिण पूर्व एशिया में जिसकी नींव रखी गई थी, जिस आज़ाद हिंद फौज की। बाद में भले ही उसका नेतृत्व किए था रास बिहारी बोस, और उस नेतृत्व वाली जो समर्थन थी उसको जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस जी जो है उसको लीड करते हैं। ये घटना है 1942 के आसपास की, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, बाद में कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी गई थी, तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो 1943 में एक ये पार्टी बनाते हैं, आज़ाद हिंद सरकार। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार बनाते हैं, और इनका मानना था कि ये इस 21 अक्टूबर 1943 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिए, और आज़ाद भारत की राजधानी ये बना दिए पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। ठीक है, इससे आपको एक और बात ध्यान में आ रहा होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ से अंडमान का नाम चेंज हुआ है। अंडमान का नाम बदल दिया गया है शहीद, और निकोबार का नाम बदला गया है स्वराज। तो ये दो नाम भी याद रखेंगे। सॉरी, ये जो नाम है, ये जब दौरा किए थे उस समय 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी, उस समय ये खुद जो है अंडमान को शहीद का नाम दर्जा दिया था उन्होंने, और निकोबार को स्वराज का दर्जा दिया था। चूँकि बाद में 30 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप हैं उनके नाम बदले हैं, और जो ये 3 द्वीप हैं 30 दिसंबर 2018 को बदले गए हैं। जो 3 द्वीप हैं, एक है रॉस आइलैंड, ठीक है, रॉस आइलैंड, इसका नाम बदल दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, दूसरा है नील आइलैंड, इसका नाम बदल दिया गया है शहीद द्वीप। और एक और है हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम है स्वराज द्वीप। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड का शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप, ये तीनों नाम को बदला गया है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, याद रखेंगे। ऐसे कांग्रेस के जो है वो पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? ये बने हैं आपके पहले जो अध्यक्ष थे वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी बने हैं। स्थापना कब होता है कांग्रेस का? 1885 में होता है मुंबई में। ठीक है, अच्छा, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेते हैं, वो भाग लेते हैं बेलगाम में, बेलगाम में भाग लेते हैं 1924 में।
ठीक है। और ये जो थी एनी बेसेंट जी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर यहीं पे क्वेश्चन दे दिया आपको कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने वाले थे पहले अंग्रेज कौन से थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले फर्स्ट इंग्लिश मैन जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे वो थे आपके जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। और आज़ाद भारत के मतलब भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी जी, ये आज़ाद भारत के आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, जेबी कृपलानी जी। तो ये सारा चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों की स्थापना कोलकाता, मुंबई और मद्रास में कब हुई थी? तो भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम है, भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम है वो आपको 1961 में पास होता है और उसी के बाद 1861 में पास होता है और उसी के बाद 1861 में ही कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1861। पूना समझौता 1932 में किन के बीच होता है? पूना समझौता 1932 में किसके बीच होता है? तो ये होता है भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच। तो भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच होता है पूना समझौता 1932 में। कहाँ पे होता है? आप सबों को पता ही होगा कहाँ पे होता है। ये होता है पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया बताइए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। देखिए 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, जिसका प्रारंभ जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च से हुआ। ठीक है, दांडी मार्च से होता है। 12 मार्च 1930 की बात है जो साबरमती आश्रम से गांधी जी ठीक है रवाना होते हैं 78 लोगों के साथ। 241 मील की दूरी तय करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, जहां पे नमक बनाते हैं और नमक बना करके कानून को तोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है? कानपुर, झांसी, मेरठ और लखनऊ। ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। ये 10 मई को 1857 में मेरठ से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे जो है ये बरेली, झांसी, कानपुर, अवध तक फैल जाती है और ये एक जो सैन्य विद्रोह है पूरा जन विद्रोह के रूप में पूरे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में व्यापक हो जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है 1857 में मेरठ से। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग जी।
ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जी थे। इनका जो कार्यकाल है कैनिंग जी का, वो 1856 से लेकर के 1862 तक रहता है। इन्हीं के समय में एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1958, ये पास होता है, जिसमें जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय घोषित किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वायसराय घोषित होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? आप सबों को अभी भी मैंने बताया मुंबई में स्थापना होती है, तो पहला स्थापना कौन होता है, वो कहाँ होता है? मुंबई में ही होता है। पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्रह्मचंद्र बनर्जी जी उसके संस्थापक थे। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को, अभी हमने जस्ट बताया है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू होता है? अभी जस्ट मैंने बताया 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के लिए निकलते हैं 78 लोगों के साथ। 12 मार्च को पहुंचते हैं कब? 6 अप्रैल को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 से, ठीक है, और ये चलता है आपका 12 फरवरी तक 1922 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसके पीछे के कारण क्या थे, समझने वाली चीज़ है। इसके कारण की बात करें, कारण समझना है, तो सबसे पहले कारण था रॉलेट एक्ट। वही रॉलेट एक्ट जब बिना वकील और बिना दलील की बात किया और लोगों की गिरफ्तारी हो जाती थी, उसमें 1919 में स्टार्ट होता है। और इसी के समय में एक जालियांवाला बाग होता है, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत होती है। वो ये घटना होता है जालियांवाला बाग का 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसमें रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का अधिकार इसमें मिल गया था अंग्रेज़ों को, जिसका देश भर में विरोध हुआ। तो पहला कारण ये था, और दूसरा कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियांवाला बाग ये होता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक अंग्रेज़ होता है जिसका नाम है जनरल डायर। इसने निहत्तों पर गोली चलवाना शुरू कर देता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। और इसी में तीसरा कारण एक होता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? कोई भी बता देगा 1920 में। लेकिन ये इसका मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, बिना वकील बिना दलील के गिरफ्तारी था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये एक कारण था। और अगला कारण था खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने जो है आंदोलन छेड़ा था, ठीक है, वो था। सो ये तीनों कारण जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे गांधी जी को प्रभावित करने के लिए। गांधी जी इसके बाद जो है वो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य सिर्फ ये था कि ब्रिटिश सरकार के साथ हमें कॉपरेशन नहीं करना है, उनके साथ असहयोग करना है, उनका साथ नहीं देना है, अपना स्वराज प्राप्त करना है, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के साथ क्या था? पहले असहयोग करना है, मतलब कॉपरेट नहीं करना है। दूसरा क्या था? स्वराज को प्राप्त करना है। और तीसरा क्या था? इन दोनों को पूरा करने के लिए हमें जो है हिंसा नहीं करना है, अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेज शासन को कमज़ोर करना है, गांधी जी का मानना था, ठीक है। तो अहिंसा, गांधी जी के हर चीज़ में अहिंसा को लेकर के सबसे ज़्यादा ये सजग रहते थे। अहिंसा के, हिंसा से किसी चीज़ को हमें प्राप्त नहीं करना है, हमें सिर्फ अहिंसा से प्राप्त करना है। तो इस आंदोलन का उद्देश्य ये था, ठीक है। उसके बाद इस आंदोलन के दौरान ही बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं, जैसे सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया गया, इसमें सर जैसे उपाधि लौटा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है
सरकारी नौकरियों को त्याग त्याग कर दिए गए थे बहुत लोगों के द्वारा। यह आंदोलन जो है वो 1921 में 20 में स्टार्ट हुआ, 21 में वो अपने चरम पे था। पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया, काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, जब उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, उनका भी आगमन का बहिष्कार होता है। और इसी दौरान एक घटना घटती है, इसी आंदोलन के दौरान 5 फरवरी को, जो पूरे देश को और गांधी जी को झकझोर कर रख देता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चौरा चौरी। चौरा चौरी, ठीक है, गोरखपुर में। यहाँ पे असंख्य भीड़ के द्वारा एक थाने में हिंसक प्रदर्शन कर दिया गया, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। इस घटना के बाद गांधी जी जो हैं वो 12 फरवरी को 1922 में अपना जो आंदोलन है वो वापस ले लेते हैं। इसके बाद इस आंदोलन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि ये जो आंदोलन हुआ पूरे भारत में फैल गया था। इसमें क्या हुआ कि किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी लोगों की भागीदारी हुई थी, और ये आंदोलन जन जन के आंदोलन बन चुकी थी। इससे अंग्रेज बहुत कमज़ोर हुए, ठीक है। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है 1922 में। फिर इनको 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है। बाद में रिहा होते हैं और बेलगाम अधिवेशन में जाते हैं, ठीक है, 1924 में। ये सारा चीज़ फैक्ट था, जिसको याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड कब होता है? क्वेश्चन से अभी अभी मैंने बताया है 5 फरवरी 1922 को। डेट भी याद रखेंगे, कई बहुत बार ऐसा होता है कि वो डेट भी पूछ देता है अरेंज वाइज में। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका ऑप्शन है 1925, 27, 28 और 30। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1927। देखिए, साइमन्स कमीशन जो है, इसका जो आधिकारिक नाम है वो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है। इसको बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय संविधान की समीक्षा करेगा, ठीक है, और फिर जो है अपना विचार उस पर देगा। इसका गठन होता है 1927 में। उस समय जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, और जो प्रधानमंत्री थे वो स्टेनले ब्लैडविन, ठीक है। इसमें जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या इसमें टोटल आपके 6 थे, ठीक है। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और अध्यक्ष के साथ साथ 6 सदस्य इसमें रखे गए थे। टोटल 7 लोगों की एक कमेटी थी, जो भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। कब आता है? 3 फरवरी 1928 को आता है। और ये बनाया गया था कि भारत में आकर के जो 1999 का 1919 का जो भारत शासन अधिनियम का जो एक्ट था, उसमें प्रावधान यह था कि 10 साल की समीक्षा की जाएगी। उसी को समीक्षा के लिए कमीशन जो है भारत में आया था, ठीक है। इस कमीशन का भारत में बहुत विरोध होता है। आपको पता ही होगा, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज के साथ इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। और 30 अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु होती है। ध्यान रखेंगे, पुलिस लाठीचार्ज में होती है। मतलब 30 तारीख को शायद ये होते हैं, 30 तारीख को जो है वो आपको इनको चोट लगती है, और 17 नवंबर को इनकी मौत हो जाती है 28 में ही। फिर इनकी मौत का बदला लेते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 1928 में सोंडर्स की हत्या करके। ये सारी चीज़ें हैं, हम देखेंगे बाद में कि साइमन कमीशन कैसे कैसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1930 में। फिर उसकी सिफारिशें क्या आती है, द्वैध शासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? ऑप्शन है 27, 28, 29 और 31। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है, प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा आखिर क्यों रखा गया? तो कांग्रेस को पहले डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखी थी, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह ऑप्शन नहीं माना। फिर 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन होता है,
और उस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, ठीक है। जिसके बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने घोषणा दिवस भी मना डाला, घोषणा दिवस भी कर दिया कि हमें तो अब जो है पूर्ण स्वराज ही चाहिए। और यही 26 जनवरी 1930 है जिसको बाद में जाकर के 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा, ये याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन का ही नतीजा था कि 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है और फिर भारत 1947 में स्वतंत्र होता है। कैबिनेट मिशन इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको देखते हैं। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है इसमें 3 लोग आते हैं। 3 लोग कौन कौन से आते हैं? तो ये आते हैं, एक पैथिक लॉरेंस जी आते हैं। दूसरा आते हैं एक स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे आते हैं A.V. अलेक्जेंडर। ऐसे याद रखेंगे, पास, पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोग आते हैं और इनका उद्देश्य जो होता है भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर देना, संविधान का गठन करवाना और सत्ता का जो हस्तांतरण है वो शांति रूप तरीके से भारत के हाथों में देना। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? गदर पार्टी की स्थापना जो होती है वो होती है आपको सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। कौन करते हैं? लाला हरदयाल जी करते हैं। लाला हरदयाल करते हैं। कब करते हैं? 1 नवंबर 1913 को करते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में एक युगांतर आश्रम है सैन फ्रांसिस्को में, वहीं पे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? मौलाना आज़ाद, अली बंधु, जिन्ना और सर सैयद अहमद खां। अली बंधु जी करते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सबको पता है, 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1883, 85, 87। 85 में होती है, एओ ह्यूम के द्वारा होती है, ठीक है। एओ ह्यूम द्वारा होती है 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, मुंबई में। संस्थापक कौन थे? अभी आ ही गया क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के स्थापना किसने की थी? देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। कब करते हैं? ये करते हैं 1 जनवरी 1923 को। आखिर स्थापना का कारण क्या है? स्थापना का कारण ये है कि 1922 में जो असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस के भीतर आपस में मतभेद हो गया था। इस चीज़ को लेकर के इसे स्थापना करना पड़ा। होम रूल लीग का आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और तिलक जी। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन। सो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हम अगले वीडियो में करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।